आइए बच्चों स्टार्ट करें, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुरू नहीं करी है। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करी है और ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का बेसिक समझा था फर्स्ट लेक्चर में, है ना। तो आज हम जो शुरू करने लगे हैं वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर पीछे अभी बाद में देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बच्चों मैंने आपको बताया था क्या फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस, और फाइनेंस मतलब पैसे का लेन देन। अब मैं एक कंपनी हूं, मुझे पैसा चाहिए, मैं कौन सी कंपनी हूं, मैं पब्लिक कंपनी हूं। अब मैं पब्लिक कंपनी हूं तो मैं पैसा कैसे कैसे रेज करूंगे, मैं पैसा रेज करूंगा शेयर से, मैं पैसा रेज करूंगा डिवेंचर से, मैं पैसा रेज करूंगा लोन से। सो इसका मतलब फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ, मुझे अपने यूजर्स को बताना है, क्या मुझे ये बताना है कि मैंने जो पैसा रेज किया, मैंने जो पैसा अरेंज किया वो कौन कौन से सोर्सेज से किया। आपने इस चीज को पता है और कहां पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 9 बिजनेस स्टडीज में, आपकी क्लास 12 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जहां आप बात करते हो ओनर फंड्स, बोरोड फंड्स। तो इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, उसमें आप क्या रेज कर रहे हो, आप उससे पैसा मंगवा रहे हो। आप कंपनी ऑफ रिलायंस और टाटा हो, आपने शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, उससे क्या आया आपके पास, पैसा। तो पैसे का आना और पैसे का रीपेमेंट, ठीक है, दो बातें। अब एक बात और सुनो, जब मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात की थी आपसे, तो हमें जब इंटरेस्ट मिलता था वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता था। अब मुझे इंटरेस्ट पे करना है, मैंने डिबेंचर्स से पैसा रेज किया, डिबेंचर्स इशू किए, हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया हुआ है ये। पार्ट 2 में इशू ऑफ डिबेंचर्स में आपने डिबेंचर इशू किए। जब आप डिबेंचर इशू करते हो वो भी तो एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन्स है, लॉन्ग टर्म डेट है। तो डिबेंचर्स पे कंपनी क्या पे करेगी, कंपनी पे करेगी इंटरेस्ट। तो हम डिबेंचर्स पे क्या देंगे, इंटरेस्ट। हम शेयर्स पे क्या पे करेंगे, डिविडेंड। अच्छा यहाँ पर एक बात और सुन लो, शायद हो सकता है पेपर में आपको एक वर्ड मिल जाए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, या लिखा हो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ये क्या है, कंपनीज एक्ट में एक रिक्वायरमेंट है कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या देगी, डिविडेंड, तो कंपनी को उस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना है, वो भी आपका एक्सपेंस है। तो बच्चों इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि इनफ्लोस की तो बड़ी छोटी छोटी सी 3-4 ही आइटम है और आउटफ्लोस की ज्यादा है, कोई बात नहीं। हमें क्या देखना है, हमने शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक से हमने लिया, क्या लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट जिसको बोलते हैं सीसी, ठीक है, बिजनेस वालों को मिलता है उनकी गुडविल के हिसाब से एक लिमिट असाइन हो जाती है जिसको आप कहते हो कैश क्रेडिट। तो आओ एक एक आइटम को देखें। हम क्या पढ़ने लगे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे निकालना है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग एसपीआर। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, यहाँ पर आपको 2 बैलेंस शीट दे रखी होंगी, उसमें इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर आपके शेयर्स बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, अभी हम बात करेंगे बोनस शेयर्स की, ठीक है, अभी हम नॉन कैश इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की बात करेंगे। अभी मैं बोनस शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन कैश इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, मैंने इक्विटी शेयर इशू किए, किस पे इशू किए, प्रीमियम पे, तो मेरे पास पैसा आया। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम को क्या बोलते हैं बच्चे शॉर्ट में, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और ध्यान रखना इस पे ना थ्योरी क्वेश्चन आता है, यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपकी पार्ट 2 वाली बुक है ना इशू ऑफ शेयर्स, वहां पर है। तो साथ साथ मैं थ्योरी भी बताता जा रहा हूँ जो पेपर में, क्योंकि भैया 80 मार्क्स का है तो 80 में से 80 चाहिए ना। तो बच्चे कहते हैं थ्योरी रहने दो, क्यों भाई थ्योरी क्यों रहने दो, हर एक मार्क मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसके यूजेस हैं जो आपकी सेकंड बुक में भी लिखे हुए हैं। कौन से चैप्टर में, इशू ऑफ शेयर्स। फिर मैंने डिबेंचर्स इशू किए, वो भी प्रीमियम पे किए, बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। आप बड़े ध्यान से सुनना, ये पेपर में आता है।
पहले होता था कंपनीज एक्ट 1956, वहां पर आप शेयर्स को, डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते थे, लेकिन अब आप नए शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप देखो ध्यान से, डिवेंचर्स में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, बट शेयर्स में नहीं लिखा डिस्काउंट। इसका मतलब शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, नए शेयर्स। लेकिन आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा था पार्ट 2 में क्या, फॉरफिटेड शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। हाँ सर हो सकते हैं, और ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो सकते हैं। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम नए शेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिबेंचर्स प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी, पार पे भी, लेकिन नए शेयर्स सिर्फ पार पे या प्रीमियम पे इशू होंगे, ध्यान रखना। और लोन रिसीव शॉर्ट टर्म, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट पैसा आया, कैश क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो इन सोर्सेज से मेरे पास पैसा आया, ठीक है। अब पैसा आ गया, हम बहुत खुश हो गए, हमने इसका सम लगा दिया, हमने कहा लो जी ये हमारे पास पैसा आ गया। भैया वापस भी तो देना है, तुमने डिवेंचर इशू किए थे 5 साल के लिए, अब 5 साल के बाद डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस नहीं दोगे। इसलिए जब भी आपका बैलेंस कम हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड, सपोज ओपनिंग डिवेंचर्स थे 10 लाख के, क्लोजिंग डिवेंचर्स हो गए 8 लाख के, 10 के ओपनिंग 8 के क्लोजिंग, से 2 लाख का बैलेंस कम हो गया, इसको क्या बोलेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। क्या बोलेंगे, रिडम्पशन। बच्चों रिडम्पशन का मतलब होता है पे बैक। जब हम डिवेंचर होल्डर्स को उनका पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वापस देते हैं, उसको बोलते हैं रिडम्पशन। तो प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडम्पशन होता है और डिवेंचर्स का भी रिडम्पशन होता है, लेकिन इक्विटी का रिडम्पशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इक्विटी वाले ओनर्स होते हैं, हम इक्विटी बाय बैक कर सकते हैं। मान लीजिए 10 लोगों के पास इक्विटी शेयर्स हैं, 2 लोग हो गए, कंपनी ने इक्विटी शेयर खरीद लिए, इक्विटी कभी रिडीम नहीं होती, क्योंकि अगर इक्विटी रिडीम हो गई, इक्विटी खत्म हो गई, तो कंपनी कौन चलाएगा। तो याद रखना, ये आपको बहुत रेयर है ये मिले एग्जाम में कि इक्विटी बायबैक हो रही है, मतलब बैलेंस कम हो रहा है, और यहाँ पर भी बैलेंस कम हो रहा है। तो जब प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर है तो रिडम्पशन लिखना, और जब इक्विटी कम हो रही है तो बायबैक। और यहाँ पे जब लोन रिसीव किया तो पैसा आया था, या लोन हमने वापस रीपे कर दिया, पेमेंट ऑफ लोन या रीपेमेंट ऑफ लोन। एंड सो इंटरिम डिविडेंड, अब ये क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं इसको इंटरिम, कुछ लोग इंटरिम। वो डिविडेंड जो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है। हर कंपनी को एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है, तो वो डिविडेंड जो 2 एजीएम्स के बीच में दिया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। इंटरिम वर्ड बना इंटर से, इंटर मतलब 2 चीजों के बीच में, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड मतलब डिविडेंड पहले डिक्लेयर हुआ, प्रपोज हुआ, डिक्लेयर हुआ और पे हुआ। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो आप ड्यूरिंग द ईयर जब आप इंटरेस्ट रिसीव करते थे तो वो इन्वेस्टिंग में जाता था। हम सारी बात किसकी कर रहे हैं, नॉन फाइनेंस कंपनी की। फिर मैं बैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनेंस की, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो आप पे कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इसका भी सम लगा दोगे, ठीक है सर इसका भी सम लगा दिया। फिर वही, अगर A ग्रेटर देन B है, आया ज्यादा है, गया कम है, तो आप क्या बोलोगे, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और यही अगर उल्टा है, आया कम और गया ज्यादा, तो आप बोलोगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई सर, ये हमारे को क्लियर हो गया। तो फिर वही बात आ गई, आपने फाइनेंसिंग में क्या करना है, आपने फाइनेंसिंग में ये देखना है कि आपके जो फंड्स आपने रेज किए हैं, तब जब रेज किए, रेज मतलब पैसा आया, तब वो इनफ्लो हो गया, जब आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, उनका रिडम्पशन कर, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट कर रहे हो, बाय बैक कर रहे हो, तो वो आउटफ्लो में चला गया। अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो गुड गुड, और ए इज लेस देन बी है तो थोड़ा दुख दुख, आपके जेब में से पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। तो जब ये पोजीशन है तो नेट कैश यूज्ड, ए इज लेस देन बी है,
और A is greater than B तो आपका कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल करें। बेसिक डिस्कशन करने के बाद आओ हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आ जाओ। So together from the following one determine cash flow from financing activities। अच्छा चलो फिर वही सर आप भूल गए? नहीं सर, एरो बनाना नहीं भूलना 19 से 20, क्योंकि एग्जाम में ना उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2019 में थी 4 लाख, 2020 में हो गई 5 लाख। वेरी गुड। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपकी बोनस शेयर है क्या नहीं है, इसका मतलब 1 लाख के इक्विटी शेयर हमने इशू करे। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। 10% डिबेंचर्स, ओह डिबेंचर्स 1,50,000 के थे, 1 लाख के रह गए। देखो कम हो गए मतलब आर फॉर रिडम्पशन। अब आप क्या करोगे, आपके पास से पैसा गया, कितना गया? 50,000, 1,50,000 और 1 लाख। ठीक है, डेट नहीं दी हुई है, रिडम्पशन की डेट नहीं दी हुई है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर रिडम्पशन की डेट दी होती तो इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, यही समझ लेना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 से 50,000 हमने इक्विटी इशू करी, किस पे? प्रीमियम पे। 10,000 का प्रीमियम आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 से 2 लाख हो गया, मतलब हमारे पास क्या आ गया? 50,000 रुपए बैंक ओवरड्राफ्ट से इनफ्लो हो गया। और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000। पहले एक काम करते हैं, इसको छोटे से को पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको ना बताऊंगा कि अगर डिबेंचर्स की रिडम्पशन की डेट दे रखी होती या इशू की डेट दे रखी हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और ये एडिशनल इन्फो जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की ना दे रखी हो तो क्या होगा। ठीक है, आइए बनाते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, 2 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। छोटा सा इसको पहले मैं करा के आप नोट कर लेना, फिर उसके बाद मैं आपको बस बाकी समझा दूंगा। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च, तो यहाँ लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो 1 लाख रुपए तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000, तो ये आ गया 1,10,000। ब्रेकअप करके लिखना तो लिख लो 1 लाख प्लस 10,000। ठीक है, क्लियर? ओके, यहाँ तक हो गई बात। अब 10% डिबेंचर्स क्या लिखोगे? रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स। डेट नहीं दी हुई, घबराओ मत, आराम से चलते जाओ। 50,000 रुपए आपके चले गए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ले लिया हमने, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश रिसीट या इंक्रीज इन बैंक ओडी में लिख दो, कोई बात नहीं, फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कितना? 50,000। और एडिशनल इन्फो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000 नेगेटिव, ये लीजिए। सो अगर हम देखें तो 50 से 50 कैंसिल हो गया। ठीक है, 110, तो फाइनली आ गया आपका 1 लाख कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या लिखेंगे? कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब सुनो, अब आई असली बात। ये तो हो गए छोटे छोटे काम कंप्लीट। सपोज ये लाइन ना दे रखी हो क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, ये लाइन ना दे रखी हो तो क्या होगा? बच्चों याद रखना, अगर कुछ इंफॉर्मेशन ना हो इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में, हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे कैलकुलेट करना, ओपनिंग बैलेंस पे। मैं कहता हूँ सपोज ये लाइन नहीं है पेपर में,
सपोज ये लाइन पेपर में नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, तो आप डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट किस पे निकालोगे? 1,50,000 पे 10%, आपको पता है 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अनलेस अदरवाइज गिवन इन द क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन में नहीं होगा आपको हमेशा किस पे निकालना है? इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे। यहाँ दिया होता हमने 10,000 लिख दिया, अगर ये ना होता तो कितना लिखते? 15,000। पहली बात। दूसरी बात, इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? मान लो वो कहता कि हमने डिबेंचर रिडीम करें 1 अक्टूबर को। कब करें? 1 अक्टूबर 2019 को। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इंटरेस्ट पे बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों? आपका इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो 1.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं इस पे 10% इंटरेस्ट दोगे 6 मंथ्स के लिए, प्लस 1 लाख रुपए पे आप 10% दोगे 6 मंथ्स के लिए। अगर उसने कहा डिबेंचर रिडीम हुआ है कब? 1 अक्टूबर 19 को, तो इसका मतलब आपका अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने तक आपने कितने डिबेंचर यूज किए? 1.5 लाख। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने यूज किए? 1 लाख। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? इसको कर दो हाफ, 15,000 का आधा 7,500 और 10,000 का आधा 5,000। तो बच्चों तब आपका इंटरेस्ट बनता 12,500। कितना? 12,500। दोबारा देख लेते हैं। अगर रिडम्पशन की डेट नहीं है, अगर रिडम्पशन की डेट नहीं है और एडिशन इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे। अगर आपके पास रिडम्पशन की डेट दी हुई है तो आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। मैंने कहा डिबेंचर रिडीम किए कब? 1 अक्टूबर 2019 को। तो हमने पूरे 12 महीने को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 महीने और 6 महीने। सपोज यही होता 1 जनवरी 2020, तो कितने होते? लगाओ साहब, अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ्स और जनवरी से मार्च 3 मंथ्स, तो 9 महीने और 3 महीने का होता। ठीक है, 1.5 लाख पे आप 10% निकालते 9 मंथ्स का। जब कब रिडीम किया? 1 जनवरी 2020। यहाँ हमने कब रिडीम करें? 1 अक्टूबर 2019, तो 6 महीने का आ गया 7,500 और फिर 6 महीने का आ गया 5,000। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में अगर उसने दे रखा है कि हमने डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड पे किया है, इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इंटरेस्ट पे जरूर करना। ये हिडन पॉइंट होता है। क्यों हिडन पॉइंट होता है? क्योंकि आपके टीचर ने आपको बताया था एक टर्म होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है अप्रोप्रिएशन। हमने डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, उसको क्या बोलते हैं आप? चार्ज। ठीक है, और डिविडेंड कब देते हैं? इंटरेस्ट देने के बाद, जब प्रॉफिट बचते हैं। आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट देने के बाद टैक्स पे किया, टैक्स पे करने के बाद जो आपको प्रॉफिट बचते हैं उसमें से डिविडेंड देते हो। तो इसका मतलब अगर डिविडेंड दिया तो टैक्स भी दिया, और टैक्स भी दिया तो इंटरेस्ट भी पे किया। तो इंटरेस्ट पे करना मत भूलना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है तब भी इंटरेस्ट की एंट्री दिखानी है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन दिखानी है। लेकिन अगर सपोज सिर्फ ये दे रखा है कि हमने डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पे किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया? आपने डिविडेंड से पहले टैक्स पे किया होगा, और टैक्स पे करने से पहले इंटरेस्ट पे किया होगा। यहाँ तक ठीक है? ओके। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स इसी एग्जांपल को देख सकते हैं। सपोज क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे। याद करो फिर चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या होते हैं बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो फ्री में दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसको दिए जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किस जगह पे दिए जाते हैं? जब उनको डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। एक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड की जगह क्या दे दिया? शेयर्स दे दिया। मतलब जैसे पापा ने आपको कहा 10,000 देने की जगह पापा ने आपको एफडी दे दी, फिक्स डिपॉजिट दे दिया 5.5 इयर्स का। अब आप उसको 5.5 साल बाद 5.5 इयर्स बाद ही चेंज कराओगे ना। तो इसी तरह कंपनी ने भी क्या किया? कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए डिविडेंड की जगह। और शेयर्स कहां से इशू करें? रिजर्व्स में से, प्रॉफिट्स में से। तो जब, और एक चीज और याद रखना, बोनस शेयर्स को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ
प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर कैपिटल में, तो ना कोई पैसा आया ना कोई पैसा गया। क्या हुआ? सिर्फ आपके प्रॉफिट्स रिजर्व्स कन्वर्ट हुए शेयर्स में, ना कैश इनफ्लो ना कैश आउटफ्लो। तो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नोट में लिख देना द इंक्रीज इन शेयर कैपिटल इज ऑन अकाउंट ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मैं कहता हूँ ये 4 लाख से 5 लाख हुआ, नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए 1 लाख के। यहाँ मत दिखाना सर, फिर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बोनस शेयर्स को हम क्या कहते हैं? बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड दे आर नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। सो इसके बाद हम एक और फाइनल एग्जांपल करते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरी कवर हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, एक पॉइंट को हम स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट कवर करते जाएंगे, लेते जाएंगे। आइए, स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट आपको पता है, आप लिख लोगे। सबसे पहले आया इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख से 9 लाख हो गई, मतलब 2 लाख रुपए बढ़ गई। साथ में इसका ना एसपीआर चेक कर लो, एसपीआर दिया हुआ है। एसपीआर 1 लाख से 1,40,000 हो गया, मतलब आपने जो इक्विटी शेयर इशू करे वो प्रीमियम पे इशू करे। तो क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो क्या बना? 7 से 9 2 लाख और 1 लाख से 1,40,000 40,000, तो ये आ गया 2,40,000। कितना आ गया बच्चों? 2,40,000। 2 लाख रुपए से शेयर बढ़ गए और 40,000 से एसपीआर। अब 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख से 3 लाख हो रही है, कम हो रही है। बताया था आर फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन हो रहा है। और रिडम्पशन के साथ इसने ना यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है, कह रहा है प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब प्रीमियम किस पे निकालना है? प्रीमियम डिफरेंस पे निकालना है। 5 से 3 रहेगा, मतलब 2 लाख, 2 लाख पे प्रीमियम निकलेगा, 5 या 3 पे मत निकाल देना, क्योंकि जितने हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं उसी पे तो प्रीमियम दोगे ना। तो यहाँ क्या लिखोगे? रिडम्पशन ऑफ 12%, 12% मतलब रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, एट प्रीमियम। कितना? 2,10,000। 2 लाख तो हमारे शेयर्स थे और 10,000 हमारा प्रीमियम। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। इस पीरियड 12% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स बढ़ रहे हैं, मतलब प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 10% है, 12% है, 12% डिवेंचर्स। कितना? 1 लाख। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब क्या कहते हैं? इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पेड एट 15%। फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट देखो, न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर्स में शुरू ऑन द लास्ट डेट। मैं कहते हैं ये लाइन थी, होती ना पेपर में, फिर क्या करते? तब भी यही मानते, हमेशा किस पे निकालना है इंटरेस्ट और डिविडेंड? ओपनिंग पे। तो इंटरिम डिविडेंड आपने 15% देना है, किस पे? 7 लाख पे। आई रिपीट, अगर ये लाइन नहीं भी होती, पॉइंट नंबर 4 नहीं भी होता, तो भी आप किस पे देते डिविडेंड? 7 लाख पे ओपनिंग बैलेंस, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ लिखिए इंटरिम डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। कितना? 15% ऑफ 7 लाख। बच्चे ना हर बार क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, सर प्रेफरेंस के आगे रेट ऑफ डिविडेंड है, इंटरेस्ट के आगे, डिवेंचर्स के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इक्विटी के आगे रेट ऑफ डिविडेंड क्यों नहीं है? क्यों? दे आर दी ओनर्स, और ओनर्स की कभी भी रिटर्न फिक्स नहीं होती है, उनकी रिटर्न डिपेंड करती है ऑन दी प्रॉफिट्स।
हमने प्रेफरेंस वालों को इस एग्जांपल 12% डिविडेंड देना हमका फिक्स है, इंटरेस्ट देना 12% डिवेंचर फिक्स है, लेकिन इक्विटी वालों को कब मिलता है डिविडेंड, कब मिलता है पैसा, जब प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम डिविडेंड कम। और प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उनको डिविडेंड 12% से कम मिले। अगर यह तो क्वेश्चन गलत है, सीधा क्वेश्चन ही गलत है, मैं आपको बता दूं। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, थ्योरेटिकली हाँ, बट प्रैक्टिकली ना। कभी भी प्रेफरेंस का डिविडेंड का रेट और डिवेंचर्स का इंटरेस्ट का रेट इक्विटी से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना, 1,05,000। चलो ये भी हो गया। चलो डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अब फिर प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम तो करे, लेकिन हमारे को डेट ही नहीं दी हुई है, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, एट द एंड मानेंगे। और क्या करेंगे, ये जो डिविडेंड निकलेगा प्रेफरेंस शेयर्स पे, वो किस में निकलेगा, ओपनिंग पे। तो इधर आ गया आपका 12% ऑफ ₹5 लाख, दैट इज कितना, 60,000। आओ पहले ना एक काम करते हैं, साथ साथ ब्रैकेट में डालते जाते हैं। ये ओके है, रिडम्पशन ब्रैकेट में, प्रोसीड्स ओके, इंटरम डिविडेंड ब्रैकेट, ये अच्छा यहाँ तक हो गया। अब पता क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं सर क्वेश्चन खत्म। नहीं भैया, क्वेश्चन बचा है, अभी भूल गए ना क्या, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट, तुमने इक्विटी पे डिविडेंड दिया, हाँ दिया, प्रेफरेंस पे दिया, तो भैया डिवेंचर्स तो चार्ज है, नहीं भी लिखा डिवेंचर्स पे देना ही देना, पेपर में गलती मत करना, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देना, लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट देना मत भूलना। तो किस पे दोगे, यहाँ पर क्या दिया उसने कहा न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशूड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, नहीं भी दिया होता तो भी हम इस पे निकालते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ आ गया इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स, 12% किसका, ओपनिंग वैल्यू का, 3 लाख। मैं अब इसको चेंज करता हूँ एक बारी में, 36,000 लो जी, ये आपका कंप्लीट हो गया। प्लस माइनस करके आप निकाल लेना क्या आएगा, पॉजिटिव फिगर है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, नेगेटिव है तो नेट कैश, ये तो हो गया। लेकिन मान लो क्वेश्चन में लिखा होता 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स issued on 1st October 2019। अब क्या करते, हो गया ना पंगा, अब इंटरेस्ट का पंगा हो गया। फिर वही 12 महीने को डिवाइड करो, अब कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दो पार्ट्स में निकल के ऐड होगा। कैसे, ओपनिंग कितने थे 3 लाख, सो 3 लाख पे कितना 12%, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 अक्टूबर है ना तो 6 महीने पहले और 6 महीने बाद, और 4 लाख पे 12% 6 महीने के लिए, तो ये हो गया 15,000, और ये हो गया आपका, नहीं रुकिए, 12 3 36, 18,000, हाँ 18,000, ठीक है, 6 2 12 2 6 18 बिल्कुल सही है, और ये हो गया 12,000। तब मेरा इंटरेस्ट कितना बनता, 30,000। क्यों 30,000 बनता, क्योंकि मैंने पहले 6 महीने कितने डिवेंचर्स यूज किए 3 लाख, और अगले 6 महीने कितने डिवेंचर्स यूज किए 4 लाख, तो 3 लाख पे 6% मैंने 12% निकाला 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए 18,000, और 4 लाख जो अगले 6 महीने यूज किए उस पर निकाला 12,000, फाइनली आ गया 30,000। तो ध्यान रखना डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिखाना है। तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।